अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वैगन ने हमें अछरा मोड़ पर उतारा और हम फिरोजपुर रोड को अबूर करके दूसरी जानिब आ गए। इस ज़माने में फिरोजपुर रोड आजकल की तरह हद दर्जा मसरूफ़ सड़क नहीं थी। कई साल पहले लाहौर की इस अहम सड़क का नाम फिरोजपुर रोड से बदलकर जलालुद्दीन रूमी रोड रख दिया गया था, लेकिन इस कानूनी कार्रवाई ने लाहौर के बासियों और मुख्तलिफ महकमों पर कोई ख़ास असर नहीं डाला। आज भी हर तरफ फिरोजपुर रोड ही लिखा और बोला जाता है। ये सड़क शहर लाहौर के कल्ब से गुजरती है और जसद शहर में रीढ़ की हड्डी ऐसी हैसियत की हामिल है। हम अछरा के मेन बाजार में खरामत चलते हुए पाकिस्तान चौक पहुंच गए। अवैस के खालू समद अली का दवाखाना तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ, लेकिन मैंने हकीम साहब से मुलाकात करने के बजाय इनके घर के दरवाजे पर दस्तक देना ज़्यादा मुनासिब समझा। घर और यूनानी दवाखाना पहलू ब पहलू थे। दस्तक के जवाब में एक 27-28 साल मर्द ने दरवाज़ा खोला। अपने सामने दो अजनबी अफराद को देखकर उसकी पेशानी पर उलझन नमूदार हुई। उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने करारी आवाज़ में कहा, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और पूछा, आपको किससे मिलना है? अब्बा जी तो दवाखाने पर हैं। इस शख्स की बात सुनकर ये तो पता चल गया कि वो हकीम समद अली का बेटा था। मैंने अपना और असद अली का बिल तरतीब आरिफ हुसैन और साबिर अली के नामों से तारुफ कराने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा, हम हकीम जी से मिलने नहीं आए बरखुरदार। वो लगभग मेरा हमउमरी था, लेकिन मैंने अपने अंदाज में नरमी और शफ़क़त को शामिल रखना ज़रूरी जाना था, इसीलिए मैंने बरखुरदार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मेरे जवाब ने उसकी उलझन में इजाफा कर दिया। तो फिर? उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। हम बागपुर वाले मेहमान से मुलाकात करने आए हैं, मैंने मायने ख़ेज़ अंदाज में कहा। ओह, तो आप अवैस से मिलने के लिए आए हैं? वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, आपने अपने नाम तो बता दिए हैं, लेकिन ये पता नहीं चला कि आप लोग कहाँ से आए हैं। मैं अवैस को आपके बारे में क्या बताऊँ? हम बागपुर ही से आए हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। अवैस को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हम नहायत ही हसास मामले पर इससे बात करने आए हैं, जो ज़ाहिर है यहाँ गली में खड़े खड़े मुनासिब नहीं है। बेहतर होगा कि हम घर के अंदर बैठकर गुफ्तगू करें। क्या ये मुमकिन है? बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए बैठक खोलता हूँ और अब्बा जी को भी आपकी आमद के बारे में बताता हूँ। फ़िलहाल तुम हकीम जी को कुछ ना बताओ तो अच्छा है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इन्हें अपने मरीज़ों के साथ मसरूफ़ रहने दो, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम इन्हें ज़हमत देंगे। पता नहीं मेरी बात उसके पल्ले पड़ी कि नहीं। बहरहाल वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए घर के अंदर गायब हो गया। ठीक 1 मिनट के बाद हम हकीम समद अली की बैठक में बराए जमान हो चुके थे। हकीम का साहबजादा ये कहते हुए वापस चला गया, आप लोग इत्मीनान से बैठें, मैं अवैस को लेकर आता हूँ। मेरा नाम रमज़ान अली है, मैं हकीम साहब का सबसे बड़ा बेटा हूँ। जाते जाते वो अपना तारुफ भी करा गया था। बाद अज़ा मुझे मालूम हुआ कि हकीम जी की 6 औलादें थीं, 3 बेटे और 3 बेटियाँ। सबसे बड़ा बेटा यही रमज़ान अली था, जिसकी उम्र 27 साल थी। इससे 2 साल छोटा फैज़ान अली, फैज़ान से 1 साल छोटी नरगिस और नरगिस से 2 साल छोटी आलिया थी। आलिया से 2 साल छोटा सुल्तान और सुल्तान से 2 साल छोटी फरीदा थी। रमज़ान, फैज़ान और नरगिस, आलिया और सुल्तान की शादी हो चुकी थी, सिर्फ फरीदा गैर शादीशुदा थी। नरगिस और आलिया अपने अपने घरों में राज़ी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थीं। हकीम जी के यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था, लिहाजा रमज़ान, फैज़ान और सुल्तान शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने बाप के साथ एक ही छत के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और मज़े की बात यह कि वो तीनों और इनकी बीवियाँ और बच्चे सबके सब खुश व खुर्रम और मुतमईन थे। 18 साला फरीदा को भी अपनी भाभीयों से कोई शिकायत नहीं थी। अनकरीब फरीदा की भी शादी होने वाली थी। रमज़ान अली के जाने के बाद असद ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, ये जान लेने के बाद कि बागपुर से 2 बंदे इससे मिलने के लिए आए हैं, क्या अवैस बैठक में आ जाएगा? मेरे ख्याल में हमें बागपुर का जिक्र नहीं करना चाहिए था, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस सिलसिले में मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा।
और ये गलती मैंने जानबूझकर की है। मैं समझा नहीं मलिक साहब, वो उलझ कर रह गया। देखो, अगर अवैस रुखसाना को अपने साथ भगाकर यहाँ लाया है तो इस बुलावे पर वो हरगिज बैठक में नहीं आएगा, मैंने वजाहत करते हुए कहा। बल्कि वो घर के अंदर छुपने या घर से कहीं बाहर चले जाने की कोशिश करेगा। ऐसी सूरत में हम जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर रुखसाना को बरामद कर लेंगे, और अगर अवैस का रुखसाना की गुमशुदगी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं तो वो बेधड़क रमज़ान के साथ यहाँ चला आएगा। रमज़ान की बातों से ये तो साबित शुदा है कि अवैस इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। हाँ, ये बात तो तय है, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। लेकिन अगर अवैस रुखसाना की गुमशुदगी में मुलव्विस है और उसने रुखसाना को इस घर में लाने की बजाय कहीं और रखा हुआ है तो इसके हाथ से निकल जाने के बाद हम रुखसाना का निशान भी खो देंगे। हमें किसी भी सूरत में अवैस को इस घर से बाहर कदम नहीं रखने देना चाहिए। ऐसा ही होगा, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए पुरवसूख अंदाज में कहा। अगर हमें ज़रा सा भी एहसास हुआ कि अवैस इस घर से फरार होने की कोशिश कर रहा है तो इसका ताक़ुब करेंगे और इसे हर कीमत पर गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। तुम एकदम रेड अलर्ट रहो। वैसे अगर रुखसाना इस घर में मौजूद है तो अवैस यहाँ से फरार होने के बजाय यहीं कहीं रूपोश होने के बारे में सोचेगा। हमें हर पल हर किस्म की सूरत हाल के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रहना चाहिए। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर रमज़ान अली किसी से बातें करते हुए बैठक के अंदर दाखिल हुआ। मज़कूरा नौजवान की उम्र 22 के करीब और कद 5 फीट 11 इंच था। वो गैर मामूली बड़े पाँव का मालिक, वजीहा और शकील नौजवान था। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि वो अफजल करियाना फरोश का बेटा अवैस ही था। वही अवैस जिसकी तलाश में हमने झंग से लाहौर तक आने का कष्ट उठाया था। वो दोनों हमारे सामने आकर बैठ गए। रस्मी अलग सलग के बाद अवैस ने हिचकिचाहट भरे लहजे में मुझसे सवाल किया, भाई रमज़ान ने मुझे बताया है कि आप लोग बागपुर से यहाँ आए हैं और मुझसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता। मैंने बागपुर में आपको पहले कभी नहीं देखा, फिर ये क्या मामला है? तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन बाद में, मैंने अवैस के चेहरे पर निगाह गाड़कर चटानी लहजे में कहा। पहले तुम मेरे सवालात के सीधे सच्चे और खरे जवाब दोगे, कोई इधर उधर की नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे दो टोक और सनसनीखेज अंदाज को देखते हुए वो कदरे सहम गया और इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी तो शुरू करें? मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए पूछा। जी मैं तैयार हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मेरी तजुर्बेकार निगाह ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि रुखसाना की गुमशुदगी के हवाले से अवैस बेकसूर था। इसकी आंखों और चेहरे पर किसी मोहम से जुर्म का भी अक्स दिखाई नहीं देता था। वो हैरान और फिक्रमंद ज़रूर नज़र आता था, ताहम उसके अंदाज़ और त्वार से किसी किस्म का डर या खौफ नहीं झलकता था। मैंने तफ्तीश का आगाज़ करते हुए अवैस से सवाल किया, क्या ये दुरुस्त है कि तुम 17 मई को बागपुरा से लाहौर आए थे? मैंने पूछा, और लगभग एक हफ्ता तुम अपनी बड़ी खाला ताहिरा के इस घर में रहना चाहते हो। तुम 24 मई को वापस अपने घर बागपुर चले जाओगे। जी ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आखिर आप हैं कौन और क्या बात है? मैंने कहा ना, तुम बाद में सवाल करना, मैंने सर्जनिश करने वाले अंदाज में कहा। अगर तुम इसी तरह मुझे बीच बीच में टोकते रहे तो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। जी ठीक है, वो ताउन-आमेज़ अंदाज में बोला। अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। तो तुम 17 मई को बागपुर से निकले थे? मैंने दोबारा अवैस की जानिब मुतवज्जे होते हुए कहा। मुझे बताओ कि तुम किस जरिए से लाहौर पहुंचे थे? जाहिर है बस में बैठकर आया था। बागपुर की तरफ से लाहौर आने वाली बसों के 2 टाइम है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। एक सुबह 9 बजे निकलती है और दूसरी दोपहर 11 बजे। हम आज 11 बजे वाली बस पकड़कर लाहौर आए हैं। तुमने परसों यानी 17 मई को। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, मैं सुबह 9 बजे वाली बस पर सवार होकर लाहौर आया था। क्या तुम गूंगा पहलवान को जानते हो? मैंने अचानक सवाल किया। गूंगा को कौन नहीं जानता जनाब, वो तो हमारे गांव की आबरू है, वो जोशीली आवाज़ में बोला। ऐसे पहलवान तो सदियों में पैदा होते हैं। मैंने यकायक एक अजीब सा सवाल किया, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारे गांव की आबरू मट्टी में मिल जाए? हरगिज़ नहीं जनाब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। यह आपने कैसी बात कर दी है? जनाब मुदाखलत के लिए बहुत माजरत चाहता हूँ, सुल्तान अली ने मेरी तरफ देखते हुए बड़े अदब से कहा। यह हकीम का दूसरा बेटा था जो कुछ ही देर पहले अंदर आके बैठा था।
मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं अक्सर इससे मिलने थाने जाता रहता हूँ, लिहाजा वहाँ पर और भी कई पुलिस वालों से मुलाकात हो जाती है। मैं इनकी बातचीत और स्टाइल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आप भी पुलिस वालों के अंदाज में अवैध से पूछताछ कर रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? बरखुरदार, हम पुलिस वालों की तरह पूछताछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पुलिस वाले ही हैं, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। ये कांस्टेबल असद अली है और मैं मलिक सफदर हयात हूँ, थाना इंचार्ज। अगर बागपुर में सब खैरियत होती तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। खाला शहनाज के घर में सब अमनो अमान है ना? रमजान अली ने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया। अवैस की माँ, बाप और छोटी बहन सब ठीक ठाक हैं। मैंने अपने सामने बैठे हुए अवैस के चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए रमजान अली के सवाल का जवाब दिया। लेकिन तुम्हारे इस कज़न की महबूबा के घर में मातमी माहौल ने डेरा जमा लिया है। मेरी इस बात पर अवैस बुरी तरह चौंका, ताहम उसने किसी किस्म का सोती रद्द अमल जाहिर नहीं किया। सुल्तान अली ने मुझसे इस्तफसार किया। थानेदार साहब, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपने अवैस की किस महबूबा का जिक्र किया है? मैं रुखसाना की बात कर रहा हूँ, चौधरी बशारत अली की 18 साल खूबसूरत बेटी रुखसाना, मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया। 17 मई की सुबह से रुखसाना गायब है और मैं इसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। ये मुमकिन नहीं है जनाब, रमजान अली नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। अवैस का चौधरी साहब की बेटी की गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी होगी कि अवैस का किसी लड़की के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला होगा, क्योंकि इसकी शादी तो मेरी बहन फरीदा से होने वाली है। तुम मुंह में घुनघुनियाँ डाले क्यों बैठे हो? मैंने अवैस की तरफ देखते हुए डांट आमेज लहजे में कहा। अपने इन खालाजाद भाइयों को बताओगे नहीं कि तुम चौधरी बशारत की बेटी को कितना टूट कर चाहते हो? सुल्तान अली ने घूरकर अवैस की तरफ देखा और दुरुस्त लहजे में दरियाफ्त किया। क्या तुम्हारा रुखसाना के साथ कोई इश्क पेचा है? ऐसी कोई बात नहीं, अवैस ने एहतिजाजी अंदाज में जवाब दिया। चौधरी बशारत की बेटी रुखसाना गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। हर नौजवान इसे देखकर ठंडी आंखें भरता है। मुझे भी वो अच्छी लगती थी, लेकिन कभी मेरी इससे बात नहीं हुई। किसी फूल को खूबसूरत समझने में कौन सी बुराई है? मेरी ये पसंदीदगी एक तरफा थी, और वो भी फरीदा से बात पक्की होने से बहुत पहले। जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अवैस के एक एक लफ्ज़ से सच्चाई टपकती थी। मुझ तक भी यही इत्तला पहुंची थी कि रुखसाना से अवैस की मोहब्बत का मामला एक तरफा था। रमजान अली ने मिन्नतरेज लहजे में मुझसे कहा। थानेदार साहब, हम अवैस को बचपन से जानते हैं। ये परसों अकेला ही यहाँ आया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रुखसाना की गुमशुदगी में इसका कोई हाथ नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अवैस रुखसाना को भगाकर यहाँ लाया है, तो आप हमारे घर के कोने कोने की तलाशी लेकर अपना इत्मीनान कर सकते हैं। इस बात का बहुत कम इम्कान था कि रुखसाना भी अवैस में दिलचस्पी रखती होगी। मैंने बारी बारी रमज़ान और सुल्तान की तरफ देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा। इसीलिए मुझे तफ्तीश के गर्ज से यहाँ आना पड़ा। लेकिन अभी आप दोनों भाइयों ने मुझे अवैस और फरीदा के रिश्ते के हवाले से जो कुछ बताया है, इसके बाद मैं भी यही समझ रहा हूँ कि रुखसाना की गुमशुदगी में अवैस का कोई अमल दखल नहीं है। मगर मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। यह भी एक हकीकत है कि चौधरी बशारत अली की बेटी रुखसाना 17 मई की सुबह से लापता है, और मुझे ये इत्तला मिली है कि वो 17 मई की सुबह 9 बजे वाली बस पर सवार होकर बागपुर से लाहौर की तरफ आई है, और अवैस ने भी इसी बस में सफ़र किया था। आपको किसी ने बिल्कुल गलत इत्तला दी है थानेदार साहब। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही अवैस बोल उठा। मैंने इस बस के तमाम मुसाफिरों को अच्छी तरह देखा था। इनमें कहीं भी मुझे रुखसाना दिखाई नहीं दी। मेरी इत्तला के मुताबिक तो रुखसाना ने बुर्का पहन रखा था। मैंने टटोलने वाली नज़र से अवैस को घूरा। क्या तुमने इस बस पर सवार तमाम बुर्कापोश औरतों के चेहरे भी देखे थे? बस स्टैंड पर फल बेचने वाले याकूब नामी एक शख्स ने कांस्टेबल असद को बताया था कि उसने वकवा के रोज़ गूंगा पहलवान को एक बुर्कापोश औरत के साथ 9 बजे लाहौर जाने वाली बस पर सवार होते देखा था। इस वक्त मैं याकूब के बयान की तस्दीक के लिए अवैस से घुमा फिराकर सवाल पूछ रहा था। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस बस में चंद औरतें भी सवार थीं, जिनमें से बाज़ ने बुर्के पहन रखे थे और बाज़ ने महज दुपट्टे ओढ़ रखे थे। मैं सिर्फ इन्हीं औरतों के चेहरे देख सका था जिन्होंने बुर्के नहीं पहने थे। बाकियों के बारे में मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। मतलब ये कि अगर रुखसाना ने बुर्का पहनकर इस बस में सफ़र किया था तो तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जी, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। लेकिन एक बात मेरे जहन में खटक रही है। बात ख़त्म करने के बाद वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा, तो मैं पूछे बिना न रह सका।
तुम्हारे जहन में किस किस्म की खटकन हो रही है? इस रोज बस स्टैंड से सिर्फ 2 अफराद लाहौर आने वाली बस पर सवार हुए थे। एक मैं और एक कोई दूसरा मर्द था जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। वो बड़े एतमाद से बोला, मैंने किसी औरत को बस पर चढ़ते नहीं देखा, न दुपट्टा ओढ़े और न ही बुर्का पहने, मगर आप बता रहे हैं कि रुखसाना बुर्के में थी और वो भी इसी बस पर सवार हुई थी। ये भला कैसे मुमकिन है थानेदार साहब? अवैस के सवाल में दम था। वो याकूब फल फरोश के बयान की यकसर नफी कर रहा था। मैंने एक दूसरे जाविये से अवैस को खींचने की कोशिश की। मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा कि इस रोज रुखसाना बुर्का पहनकर लाहौर आने वाली बस पर सवार हुई थी, बल्कि हमें इत्तला मिली है कि इसके साथ एक मर्द भी था। कौन मर्द? बेसाख्ता उसने इस्तफसार किया। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम गूंगे पहलवान को जानते हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पुरमाइनी अंदाज में कहा। पूछा था कि नहीं? जी जी पूछा था, वो जल्दी से इस बात में सर हिलाते हुए बोला, और मैंने हाँ में जवाब दिया था। हमारी इतलात के मुताबिक 17 मई की सुबह 7:30 बजे गूंगा पहलवान हस्बे मामूल रुखसाना को टांगे में बिठाकर हवेली से स्कूल की जानिब रवाना हुआ था, मगर इस रोज रुखसाना स्कूल नहीं पहुंची। मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेने के दौरान में कहना शुरू किया। रफीक नामी एक खेत मजदूर ने स्कूल से लगभग 2 फरलांग दूर लाहौर आने वाली सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे वो टांगा खाली खड़ा देखा था। इसी रोज दोपहर में जब चौधरी बशारत अली रुखसाना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने मेरे पास आया तो हमने दरख्त के तने के साथ बंधे हुए उस टांगे को पा लिया था। बाद अज़ां तफ्तीश के दौरान में मुझे मालूम हुआ कि वक़्वा की सुबह 9 बजे गूंगा पहलवान को एक बुर्कापोश औरत के साथ लाहौर आने वाली बस पर सवार होते देखा गया है। वही बस जिसमें तुम भी बैठकर लाहौर आए थे। अब तुम क्या कहते हो? बाकी बातों का तो मुझे पता नहीं कि मेरे लाहौर चले आने के बाद उधर बागपुर में कौन कौन से वाक़यात पेश आते रहे हैं, लेकिन एक बात मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस रोज़ गूंगा पहलवान बस पर सवार नहीं हुआ था। वो बड़े एतमाद से बोला। इस हवाले से किसी ने आपको बिल्कुल गलत इतला दी है। अब तक की मगजमारी और कदम ख्वारी के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि गूंगा पहलवान और रुखसाना या अकेली रुखसाना ने लाहौर का रुख किया था और न ही अवैस रुखसाना को अपने साथ भगाकर लाहौर लाया था। इन दोनों लापता अफराद की गुमशुदगी का राज बागपुर और उसके कुर्बो जवार ही में कहीं गर्दिश कर रहा था। मैंने खोजी की मदद से खुरा भी निकलवाया है। मैंने अवैस के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, और मुझे पता चला है कि टांगे को स्कूल से 2 फरलांग दूर दरख्त के तने से बांधने वाले बंदे के पाँव गैर मामूली बड़े हैं, यानी वो 10 नंबर के आसपास का जूता पहनता है। बेख्तियार अवैस की नज़र अपने पाँव पर गई। फिर वो मेरी जानिब देखते हुए एक बोझल सांस खारिज करने के बाद मजबूत लहजे में बोला, ओह, तो इस वजह से आपका शक मुझ पर पहुंचकर रुक गया है। लेकिन शायद आपको ये बात मालूम नहीं कि मौजब बागपुर में एक मैं ही बड़े पाँव वाला नहीं हूँ थानेदार साहब। मुझे मालूम है, बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बागपुर में तुम्हारे अलावा एक और शख्स भी इस नंबर का जूता पहनता है। मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, लेकिन तुम में और इस बंदे में एक बुनियादी फ़र्क है, और वो ये कि वो गलती से भी चौधरी बशारत की बेटी को पसंदीदगी की निगाह से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। जवाब में उसने गहरी सांस लेने पर इक्तफा किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस बंदे की तरफ से आंख बंद कर रखी है। मैंने कहा, तुम्हारे बाद इसकी भी बारी लगी हुई है। हम हकीम समद अली की बैठक में कचहरी लगाए 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। इसी दौरान में मगरिब की अजान भी हो गई थी। फिर हम दोनों अछरा के मेन बाजार में पैदल मार्च करते हुए असद अली के चाचा इरशाद हुसैन के घर वाक़े झीलदार पार्क की सिमत बढ़ने लगे। अछरा मोड़ से हमने फिरोजपुर रोड को अबूर किया और सामने वाली चौड़ी गली में दाखिल हो गए। जब किसी शजर की नस्ल का पता चल जाए तो फिर इसकी जड़ तक रसाई हासिल करना बहुत आसान हो जाता है, और झूठ के पौधे में तो वैसे भी बहुत बरकत होती है। इसकी शाखें और जड़ें बड़ी तेज़ी से बहुत दूर तक फैल जाती हैं। 20 मई जुमेरात की दोपहर जैसे ही मैं थाने पहुंचा, मैंने फल फरोश याकूब को ट्रायल रूम में पहुंचाने के अहकाम सादिर कर दिए थे, और इस वक्त वो हवलदार बशीर हुसैन की तहवील में था, और बशीर हुसैन बड़ी तंदही से फ़राइज़ मेज़बानी अंजाम देने में मसरूफ़।
15-20 मिनट तक याकूब की दर्द और कर्ब में डूबी हुई चीखें मेरी समात पर होलनाक दस्तक देती रहीं। फिर यकदम सन्नाटा छा गया। मेरे जहन में इस कक्षे ने सर उठाया कि कहीं याकूब का काम तो नहीं हो गया। मैं बशीर हुसैन के तफ्तीशी हथकंडों की खतरनाकी से बखूबी वाकिफ था। मैं अपने कमरे से निकलकर ट्रायल रूम की तरफ जाने के बारे में सोच ही रहा था कि हवलदार बशीर हुसैन मेरे पास आ गया और जोश भरे लहजे में बोला, मलिक साहब, याकूब की याददाश्त वापस आ गई है और कुव्वते गोयाई की बैटरी भी मैंने फुल चार्ज कर दी है। अब आप इससे बातचीत कर सकते हैं। मैंने कुर्सी छोड़ दी और हवलदार के साथ ट्रायल रूम की तरफ जाते हुए तशवीश भरे अंदाज में इस्तफसार किया, तुमने याकूब पर हल्का हाथ रखा था या? मैंने दानिस्ता सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो हवलदार ने मायना खेज लहजे में जवाब दिया, मलिक साहब, इस दौर में शराफत की ज़बान भला कौन समझता है? याकूब अगरचे कोई आदि मुजरिम नहीं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो एक सख्त जान इंसान है। चुनाचे उसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए मुझे मजबूरन 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ा है। ओह, मैंने एक गहरी सांस लेकर रह गया। मैं हवलदार की मईयत में जब ट्रायल रूम में पहुंचा तो मैंने याकूब को छत से उल्टा लटका हुआ देखा। हवलदार ने उसके दोनों पाँवों को नायलॉन की मजबूत रस्सी से बांधकर छत में नस्ब चरखी पर इस तरह टांग रखा था कि उसका सर जमीन से महज 2 फीट की बुलंदी पर था। फिरकी के ऊपर से गुजरकर नीचे आने वाले डोरी के दूसरे सिरे को हवलदार ने दीवार में नस्ब एक आहिनी कुंडे के साथ बांध रखा था। नायलॉन की डोरी के इस सिरे की मदद से याकूब के जिस्म को हस्बे ज़रूरत ऊपर नीचे किया जा सकता था। याकूब के बदन पर इस वक्त सिर्फ एक अधूरी सी शलवार नजर आ रही थी जिसने इसके सतर को ढांप रखा था। याकूब के जिस्म के बरहना हिस्सों पर हवलदार की कारीगरी के निशानात को बासानी देखा और समझा जा सकता था। इस लंगूर को नीचे उतारो, मैंने बशीर हुसैन की तरफ देखते हुए तहकमाना अंदाज में कहा। अगर खून का दबाव ज़्यादा देर तक इसके सर की तरफ रहा तो तुम्हारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। मैंने याकूब के लिए लंगूर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया था कि वो मुश्की रंगत का हामिल था। उसने गले में स्याह डोरी वाला एक तावीज़ भी पहन रखा था जो उल्टा लटकने के सबब उसके चेहरे पर से गुजरकर इस तौर झूल रहा था जैसे किसी मुश्की घोड़े को लगाम डाल दी गई हो। हवलदार बशीर हुसैन ने दीवारगीर कुंडे की रस्सी खोलकर धीरे धीरे याकूब को सर के बल ज़मीन पर उतारा और सहारा देकर एक 24 स्टूल पर बिठा दिया। उसके दोनों पाँव हिनोज नायलॉन की डोरी से बंधे हुए थे और पूरा बदन पसीना उगल रहा था। थानेदार साहब, वो दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत रेज लहजे में मुझसे मुखातिब हुआ, पानी, थोड़ा पानी पिला दें, तुम्हें ठंडा ठार पानी भी मिलेगा और गर्मा गर्म खाना भी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए करख्त लहजे में कहा, हवलदार साहब ने तुम्हारी ज़ियाफ़त का मुकम्मल बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन इस खातिरदारी से पहले तुम्हें सच बोलना होगा, एकदम सच। मैं आपके सामने 16 आने सच बोलूँगा, वो थूक निकलकर अपने खुश्क हल्क को तर करते हुए बोला। फिर सेमी हुई नज़र से बशीर हुसैन को देखते हुए वहशतज़दा अल्फाज में इजाफा कर दिया, मैं आपके हर सवाल का खरा जवाब दूंगा, लेकिन आपको सोने रब का वास्ता कि मुझे दोबारा हवलदार के हवाले न करें। ये किसी दरिंदे से कम नहीं, मार मार कर मेरा भुरकस निकाल दिया है। तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर से और क्या क्या चीज़ें निकालने का इरादा रखता हूँ। हवलदार ने उसे खा जाने वाली नज़र से घूरा। तुमने मुझे दरिंदा कहा है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि दरिंदगी क्या होती है। ज़रा मलिक साहब तुमसे पूछताछ कर लें, इसके बाद मेरी बारी है। हवलदार के खतरनाक तेवर देखकर याकूब का रंग स्याह तरीन हो गया। मैंने उसके चेहरे और आंखों में दहशत हिलकोरे लेती देखी। उसकी हालत से यही जाहिर हो रहा था जैसे वो अपने सामने मौत को खड़ा देख रहा हो। बशीर हुसैन, तुम यहाँ से जाओ और किसी कांस्टेबल के हाथ एक गिलास पानी भेज दो, मैंने सपाट आवाज़ में हवलदार से कहा। जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं तुमने इधर का रुख नहीं करना। ओके सर, हवलदार ने फर्माबरदारी से कहा और ट्रायल रूम से रुखसत हो गया। चंद सेकंड में पानी का गिलास वहां पहुंचा दिया गया। याकूब ने किसी सदियों के प्यासे सहराई मुसाफिर की मानिंद गिलास में मौजूद पानी को गटागट हलक से नीचे उतारा तो उसकी सांस में सांस आई। देखो याकूब, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए संगीन लहजे में कहा, हवलदार का स्टाइल तुमने देख ही लिया है। अगर तुमने मजीद तफ्तीश के लिए तुम्हें मैंने उसके हवाले कर दिया तो वो तुम्हारे इन बंधे हुए पाँवों में रस्सी डालकर बागपुर तक घसीटता ले जाएगा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, अब तुम खुद सोच लो 2 मील के रास्ते पर तुम्हारा ये घसीटी सफ़र कैसा रहेगा।
وہ تمہاری طرف سے برا فروختہ ہے، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تھانے دار صاحب، وہ فریادی لہجے میں بولا، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ مجھے حوالدار کے سپرد نہ کریں۔ آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں بتانے کو تیار ہوں۔ تم نے کانسٹیبل اسد علی کو بتایا تھا کہ تم نے 17 مئی کی صبح 9 بجے گونگا پہلوان کو ایک برقع پوش عورت کے ساتھ لاہور جانے والی بس پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، میں نے کل دوپہر سے آج دوپہر تک یہاں سے لاہور تلک بڑی دوڑ دھوپ کی ہے اور تمہارے بیان کو 100% غلط پایا ہے۔ بتاؤ۔ میں نے کانسٹیبل سے جھوٹ بولا تھا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، کیوں؟ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ انسان عموماً کسی جرم کو چھپانے کے لیے غلط بیانی کرتا ہے، یا وہ کسی بڑے فائدے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، اور یا پھر وہ کسی بڑے نقصان سے بچنے کی غرض سے دروغگوئی سے کام لیتا ہے۔ تمہارے ساتھ ان میں سے کون سا معاملہ تھا؟ میں نے کسی کے کہنے پر وہ بیان دیا تھا، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کس کے کہنے پر؟ میں اس بندے کا نام تو بتا دوں گا، وہ امداد طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ وعدہ کریں کہ اس کے بعد مجھے یہاں سے جانے دیں گے اور اس بندے کو بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا نام اگل دیا ہے۔ میں مجرموں سے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کرتا، میں نے اس کی خوش فہمی کو دور کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم نے مجھے جو بھی بتایا ہے اور جو بھی بتانا ہے غیر مشروط ہی بتانا پڑے گا۔ ہاں البتہ۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر مجھے یقین ہو گیا کہ تم نے کوئی سنگین جرم نہیں کیا اور گونگا پہلوان چودھری بشارت علی کی بیٹی کی گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں، تو میں اس تعاون پر تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا۔ وہ چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، ایسا کہنے کے لیے تارا نے مجھ سے کہا تھا اور اس نے مجھے 50 روپے بھی دیے تھے، بس جی میں لالچ میں آ گیا۔